तो आज हम लोग जो सेट नंबर थर्ड देखेंगे, सेट नंबर थर्ड कहने का मतलब है कि जो मॉडल सेट का जो थर्ड नंबर सेट है वो आज हम लोग देखते हैं। और उसका पहला जो क्वेश्चन है, अब क्या होगा ना कि दो सेट हम लोग पढ़ लिए ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन है ना रिपीट हो जाता है, इसलिए आज हम प्रयास करते हैं कि पूरा सेट क्लियर करने के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि वसूली खाता है, रिलाइसन अकाउंट इज मतलब क्या है। देखिए वसूली खाता जो है ना वह एक तरह का नाम मात्र खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए इसको नंबर बी नंबर आंसर सही होगा। चलिए उसके बाद दिया है 2 नंबर फर्म, फर्म के समापन पर, देखिए जो 2 नंबर सवाल है, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं। देखिए फर्म का जब समापन होता है ना तो उस व्यय को वसूली खाता रिलाइसन एक्सपेंस के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। फिर मैच दिया, अनुपात सिर्फ ठीक कर दीजिए ना, ये सवाल हल्का है, अनुपात ठीक कर दीजिएगा ना, अनुपात ठीक कर दीजिएगा तो इसका 6 हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि जेड की मृत्यु हो जाती है ना, तो पहले इसको ठीक कर लीजिए, इसका अनुपात ठीक कीजिए, सब में 6 से गुना कीजिए, सब में 6 से, तो 3:2:1 हुआ। जेड मर गया, जेड चुपचाप हट जाएगा, इसलिए इसका आंसर 1 नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन से मत चालू अनुपात गणना में ध्यान में नहीं रखा जाता है। देखिए जो चालू अनुपात जो करंट रेशियो होता है उसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो उसमें क्या चीज़ की जरूरत नहीं पड़ता है, तो उसमें आपको फर्नीचर का नहीं, फर्नीचर फिक्स एसेट रहता है, ये भी करंट है, ये भी सब करंट लायबिलिटी एसेट होता है, उसी का जरूरत पड़ता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा। अब हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, घिसावट या टूट फूट कारण अस्थायी मूल्य में क्या करेंगे। अगर कोई भी अस्थायी संपत्ति में किसी कारण से उसके मूल्य में घिसावट या टूट फूट के कारण से अस्थायी मूल्य में कमी कहलाती है, ह्रास कहा जाता है, डिप्रिसिएशन कहा जाता है, डिप्रिसिएशन कहा जाता है। चलिए उसके बाद समान लाभ पर औसत लाभ अधिक कहलाता है, समान लाभ पर औसत अधिक, जो 6 नंबर जो क्वेश्चन है, समान लाभ पर औसत लाभ को अधिकाय क्या कहा जाता है। देखिए ये जो सवाल है रिपीट मिला है और ये बार बार मिलता है, इसको सुपर प्रॉफिट के नाम से बोला जाता है, सुपर प्रॉफिट का आंसर है। वसीयत को क्या मानना चाहिए, वसीयत को माने जो आदमी मर जाता है उसकी अगर औलाद संतान नहीं है तो वो अपना धन किसी को देना चाहता है ना, तो वो धन जिसको भी देता है, तो हम लोग का वसीयत ज़्यादातर नॉन ऑर्गेनाइजेशन संस्था चलाते हैं उसमें मिलता है, तो पूंजीगत प्राप्ति के रूप में देखा जाता है, कैपिटल रिसिप्ट के रूप में देखा जाएगा। 8 नंबर साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित देनदार का लेखा करना होगा। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर देनदार के लेखा क्या करना होगा। वर्तमान साझेदार का लाभ जो दिया है, वर्तमान साझेदार की हानि। देखिए ये सवाल कई बार मिल गया, कोई भी देनदारी अगर है देना पड़ जाए तो वो सोचिए कि साझेदार को हानि होता है, इसलिए इसका वर्तमान साझेदार का हानि होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, इसका बी नंबर आंसर होगा। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं, गुडविल कहते हैं। बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की लागत कैसे ज्ञात किया जाए, तो बेचे गए माल की लागत ज्ञात करने के लिए इसमें होता है विक्रय सकल लाभ, यानी यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सी तो हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए 11 नंबर जो सवाल है, फर्म के समापन पर वसूली खाते को क्या किया जाता है। फर्म के समापन पर वसूली तो बेची जाने वाली संपत्ति को किया जाता है, डेबिट किया जाता है, तो फर्म को बेची गई संपत्ति को डेबिट किया जाता है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित संपत्ति की लेखा करना क्या। देखिए अपलिखित संपत्ति है तो लाभ होगा, अपलिखित दायित्व तो हानि होता। अब रहा कि इसका जो ऑप्शन पर भी थोड़ा सा हम लोग को केयरिंग करना पड़ेगा, तो पुराने साझेदार को क्या होगा, लाभ होगा, पुराने साझेदार को क्या होगा, लाभ होगा। इसमें हम लोग को ध्यान रखना होगा, पुराने साझेदार को जो लाभ होगा ना, ये आंसर देख लेंगे, पुराने साझेदार का लाभ है तो 1 नंबर ही आंसर दिया, इसलिए इसका 1 नंबर वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ होगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं 13 नंबर, फर्म के द्वारा साझेदार के आहरण पर ब्याज क्या है। अगर फर्म किसी प्रकार से फर्म के कोई भी पार्टनर पैसा फर्म से निकालता है तो उस पर जो ब्याज मिलता है वह एक तरह का हम लोग के फर्म के लिए आमदनी होता है, इसलिए इसको आय माना जाएगा। चलिए 14 नंबर,
क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है। 14 नंबर, तो क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठे में लाइफ मेंबरशिप फी को हम लोग कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में। समापन व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? ये बड़ी सिंपल सवाल है। समापन व्यय को किस खाते में? डेबिट में लिखा जाता है। जो राइसन एक्सपेंस होता है उसको कहाँ लिखा जाता है? डेबिट में लिखा जाता है, डीआर में लिखा जाता है, इसलिए सी आंसर होगा। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मान्य व्यय क्या होता है? एक्सपेंस होता है। मान्य व्यय क्या होता है? एन एक्सपेंस होता है, इसलिए 16 में इसमें आंसर जो होगा एक्सपेंस होगा, सी नंबर आंसर होगा। फर्म के विघटन के समय संपत्तियों के पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते किस पक्ष में लिखा जाता है? देखिए, संपत्ति के वसूली मूल्य अगर मिलता है होता है तो फर्म के समय पुस्तकीय मूल्य वसूली के किस में? एडीआर में लिखा जाता है। अब वसूल होता है तो सीआर में लिखा जाता है, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर जो को होता है रोकड़ प्रावधान विवरण के किस संबंधित? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार हम लोग उस चैप्टर को पढ़ते हैं, याद रखेंगे। 19 नंबर, रोकड़ समतुल में शामिल होता है। ये भी सवाल मिल चुका है। उपरोक्त सभी होगा। ट्रेजरी बिल भी कैश है, व्यापारी बिल भी कैश है, और कैश तो कैश होता है, इसलिए उसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, डी नंबर आंसर होगा। तो डी ऑल ऑफ दिस। चलिए 20 नंबर पर चलते हैं। फर्म के विघटन पर वसूली पूंजी खाते बंद किए जाते हैं, तो सी नंबर आंसर से होगा, सी नंबर से सही होगा। चलिए 21 नंबर जो सवाल है, 21 नंबर जो सवाल दिया है, पुनर्मूल्यांकन खाता लाभ हानि खाता क्या है? तो पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि खाता क्या? नाम मात्र खाता, ठीक है। 22, त्याग अनुपात निकालना पड़ता है। त्याग अनुपात निकालना है साझेदार के प्रवेश के समय, साझेदार के अवकाश ग्रहण, साझेदार की मृत्यु नहीं। त्याग अनुपात जब निकाला जाता है, साझेदार जब कोई भी पार्टनरशिप में फॉर्म में पार्टनर आता है ना, तो उसको हम लोग को देना पड़ता है, इसलिए सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ता है। इसलिए साझेदार के प्रवेश के ही समय हमको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा, इसलिए 1 नंबर आंसर होगा। अब ये फिर एक दिया हुआ है संचालन क्रिया, तो ये 23 नंबर जो सवाल है, इसको आप लोग क्या करेंगे ना, इसका मैथ टाइप का सवाल। तो बार बार समझा रहे हैं कि हर बार वीडियो में बोलना पड़ा, इस तरह के मैथों को थोड़ा सा डिटेल लेना आसान नहीं हो रहा। इसका आंसर 34 होगा, सी नंबर आंसर होगा। आप इसको देख लेंगे। 24 नंबर की तरफ चलते हैं। 24 नंबर जो सवाल दिया है, अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि खाता वहन किया जाता है सभी साझेदार द्वारा। अवकाश ग्रहण करने वाले के समय पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाए तो उसमें जो भी लाभ हानि होता है वो कौन सहेगा? सभी पार्टनर द्वारा। इसलिए 25 नंबर, 25 में लिया है नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदार किस अनुपात में बांटी जाती है? 25 नंबर, तो इसको बांटा जाता है त्याग अनुपात में। चलिए उसके बाद 26 नंबर कह रहा है, 26 नंबर में निम्नलिखित में से किस से वसूली खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाता है? 26 निम्नलिखित में से किसे वसूली खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाता है? वसूली खाते में कैश को नहीं ट्रांसफ़र करते हैं, लाभ हानि शेष जो दिया रहता है बैलेंस पहले से बैलेंस नहीं ट्रांसफ़र करते हैं, और संचय को भी नहीं करते हैं, तीनों को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। 28 नंबर की तरफ चलते हैं। अंशों के अधिमूल्य पर निर्गमन कहा जाता है। देखिए जो क्वेश्चन है, अंशों के अधिमूल्य पर निर्गमन को क्या कहा जाता है? तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है, अंशों के अधिमूल्य पर निर्गमन को क्या कहा जाता है? इसका होगा पूंजीगत लाभ, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर में चलते हैं। अंश आवेदन खाता क्या है? तो अंश आवेदन खाता जो होता है पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, 1 नंबर आंसर सही होगा। कंपनी अधिनियम प्रावधान के अंतर्गत क्या कर सकती है? तो कंपनी अधिनियम जो प्रावधान होता है ना, उसमें
आपको समतांश और पूर्वाधिकार अंश दोनों जारी कर सकती है। इसलिए इसका आंसर होगा ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा, सी नंबर आंसर सही होगा। जब्त अंशों को खाता शेष अंश का पुनर्मूल्यांकन के बाद हस्तांतरित किया जाता है। कह रहा है जब्त अंश जो होता है, जो फॉरफिचेज किया गया रहता है, उसको रीइश्यू करने के बाद उस पैसा को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। आप लोग कई बार सवाल बनाते वक्त देखे होंगे कि रिजर्व में फॉरफिचेज हुआ है और रीइश्यू किए और पैसा घट रहा है तो उसमें मेंटेन कर लेते हैं, उसके बाद भी लाभ हो जाता है तो रिजर्व में करते हैं। ऋणधारी को क्या मिलता है, 32 नंबर सवाल। ऋणधारी को ब्याज मिलता है। देखिए एक सवाल एक दिन मिला था, सवाल गलत वहाँ ऑप्शन था, बहुत अच्छा है। ऋणधारी को कभी लाभांश नहीं मिलता है, ब्याज मिलता है। और अंशधारी के पूछे तो अब लाभांश लिखिएगा आप लोग। 33 नंबर सवाल। ऋणधारी को कंपनी को डैश कहा जाता है, ऋणधारी को कंपनी को डैश कहा जाता है। तो इसमें दिया है ऋणधारी कंपनी को डैश कहा जाता है, तो ऋणधारी कंपनी के लेनदार कहा जाता है, लेनदार कहा जाता है। 34 नंबर में चलिए। 34 में यदि कंपनी अधिनियम इतना के तालिका एफ अपनाई गई हो तो अग्रिमी दाता पर कंपनी को कै % ब्याज देना पड़ेगा, तो 12% होता है। चलिए उसके बाद कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के अंतर्गत प्रीमियम जारी करती है। इस पॉइंट है, इसको सब याद करना पड़ेगा। 52 के तहत है, 52 के तहत है प्रीमियम इशू करते हैं। देखिए 52 के तहत प्रीमियम, सी नंबर आंसर होगा। अंश निर्भर नहीं कर सकती है डिस्काउंट पर, अंश नहीं कर सकती। आज की डेट में कंपनी डिस्काउंट पर शेयर नहीं बेच सकती है। चलिए अब 37 नंबर सवाल, हम 37 नंबर सवाल। ऋण पत्र निर्माण किया जा सकता है समूल पकड़। देखिए ऋण पत्र जो आप कुछ पर बेच सकते हैं, उससे कोई टेंशन नहीं है। ऋण पत्र एट डिस्काउंट सब पर बेच सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। ऋण पत्र शोधन किया जा सकता है, ऋण पत्र शोधन किया जा सकता है। तो 38 नंबर सवाल है, ऋण पत्र शोधन किया जाता है तो ऑल लाभ में से, पूंजी में से। देखिए कहीं से ना कहीं से इसको पेमेंट करना होगा, तो लाभ होगा तो उसमें से कीजिए, नहीं तो अपने पूंजी से कीजिए। कोई प्रावधान करके रखें तो आपकी ऋण पत्र का पेमेंट हर हाल में होता है। उसके बाद 39 नंबर जो सवाल है, ऋण पत्र का शोधन किया जाता है, सॉरी 39 में वित्तीय विवरण होता है रिकॉर्ड फैक्टर, रिकॉर्ड फैक्टर होता है। वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो रिकॉर्ड फैक्टर होता है, रिकॉर्ड फैक्टर। 40 नंबर, गैर व्यापारिक संस्था में अधिक लेन देन होते हैं, गैर व्यापारिक संस्था में अधिक लेन देन होते हैं। 40 नंबर सवाल, तो इसमें सी नगद होते हैं, नगद होते हैं। 41 नंबर जो होते हैं, निम्न से कौन से व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएंगे। 41 में तो इसमें सी होते लेनदार के भुगतान, लेनदार के भुगतान। और उसके बाद 42 में ऋण पत्र का भाग होता है, ऋण पत्र भाग दीर्घकालीन उधार, दीर्घकालीन उधार, दीर्घकालीन उधार होता है। उसके बाद 43 नंबर जो सवाल है, तुलनात्मक विवरण को यह भी कहते हैं, तुलनात्मक यह भी कहते हैं, क्षैतिज और समानांतर विश्लेषण कहते हैं। 44 नंबर जो क्वेश्चन है, ऋण पत्रों का बट्टा पर निर्गमन, ऋण पत्र का बट्टा पूंजीगत हानि, पूंजीगत हानि। चलिए उसके बाद हम चलते हैं ये वाला जो 45 नंबर क्वेश्चन है, एक तरह का फार्मूला है और फार्मूला बार बार समझाते हैं कि ये फार्मूला आप याद रखे रहिएगा ना, तो अभी इसका आप इलाज कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। तो पूछ रहा है कि डेबिट टर्नओवर रेशियो, तो नेट क्रेडिट सेल बटा एवरेज क्रेडिट रिसीवर होता है, पहला ही सूत्र इसमें काम करेगा। और आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो सूत्र वाला सवाल है उसमें पहले के नंबर ऑप्शन रख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है पड़ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास 50 ही बनाना है और 100 दिया है तो कोई ना कोई तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, किसी न किसी को तो छोड़कर चलना ही पड़ेगा, 100 को तो बनाना नहीं है। तो ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे ना कि जो आपको समझ से बाहर है उनको छोड़ते चलेंगे। परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, परिवर्तनशील पूंजी को क्रेडिट किया, पूंजी के ब्याज, वर्ष के लाभ, साझेदार की पार्षद, सभी को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज होगा। 47 नंबर ऋण क्षमता डैश है, ऋण क्षमता डैश है, तो ऋण क्षमता डैश है। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 47 नंबर, ये शोधन क्षमता का अनुपात है।
फिर आ जाते हैं स्टॉक टर्नओवर का सूत्र पूछा, तो स्टॉक टर्न, देखिए हमने अभी ऊपर जस्ट स्टेप बोला था कि सबका सूत्र वाला में ज़्यादा पहला ऑप्शन ही है, इसलिए अगर किसी कारण से फंस रहे हैं और 50 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन बाकी लग रहा है, ऐसे में देखिएगा, अंदाज मारना होगा तो 1 नंबर मारिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोकड़ आउटफ्लो का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है, ये कल भी क्वेश्चन मिला था, अंशों का निर्गमन आउटफ्लो का उदाहरण नहीं है, आउटफ्लो उदाहरण नहीं है। अब एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ पर, वायु आकाश करता है तो समान, देखिए ये तो बनाना पड़ेगा, 50 बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम बहुत बार सोच रहे हैं कि एक बार में पूरा चैप्टर बनाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट का जो होता है रुझान ऑनलाइन क्लासों में ऑफलाइन की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए वो पूरे वीडियो को नहीं देख पाएंगे, वो हार जाएंगे। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं ना कि अब बचा कितना, 2 खत्म हो गया, आज एक निकाल दिए, 1.5 बचा, 3 दिन और इसके अलावा 3 दिन चलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, मैथवा में थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे एक सेट को 1 दिन में क्लियर करने के लिए। चलिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।